फिर इसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और बिल्कुल इसी तरह से फ्यूचर की भी 4 कैटेगरीज होती हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, या उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 कैटेगरीज होती हैं और ये काफी इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। तो पहले तो आज जो हम समझने वाले हैं, समझने वाले हैं ये इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, एक एक करके। फिर उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर ये सारा कवर करेंगे इस तरीके से, सब समझ आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, इसके बारे में मैं बता दूं आपको। सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम पहले समझ लेते हैं कि ये कब यूज किया जाता है, क्या है इसकी मतलब, किस कंडीशन में। तो इसकी डेफिनेशन एक बार देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, ये किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, हैबिचुअल एक्शन, अपनी आदतों को, मतलब किसी की कोई आदत है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, या फिर जनरल ट्रुथ को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, यानी सामान्य सत्य को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, या फिर डेली रूटीन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, या फिर यूनिवर्सल फैक्ट्स को, यानी सार्वभौमिक सत्य को, जो यूनिवर्सल सच है, फैक्ट्स है, तो उसको जैसे कि सूरज पूर्व से उगता है, तो ये जो है ना, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। तो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, इस तरीके से। तो ये इसकी पहचान है। इसको और हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन दैट हैपन रेगुलरली, हैबिचुअली एंड यूनिवर्सली, ठीक है। हिंदी में आप समझ सकते हैं कि उस क्रिया को दर्शाता है जो नियमित रूप से, आदतन या सार्वभौमिक रूप से होती है। ये तो इसकी पहचान है। अब हम ये तो इंग्लिश में, अब मैं इसको बनाना बता दूं, यहाँ पे टेबल पे देखिए कि इसकी और हिंदी में पहचान कैसे कर सकते हैं आप, ताकि आपको दिक्कत ना हो फौरन पहचानने में। तो इसकी पहचान यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है कि क्रिया के साथ, यानी कि वर्ब के साथ, हिंदी वाली जो क्रिया होती है ना वर्ब, उसके साथ ता ते ती लग कर आता है, उसके बाद है हो हूं लग कर आता है। कई बार ये नहीं होता है हो नहीं होता है, सिर्फ ताते ती होता है। जैसे मैं खाना खाता, वो खाना खाता, इस तरीके से बना देते हैं, लेकिन होता वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये इसकी पहचान है कि ता है, ती है, यानी कि जो क्रिया होगी, जैसे खाना ये क्रिया है, तो उसके उसके साथ ता लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, खाता, खाते, खाती, खाता है, खाती है, खाते हैं। लेकिन मेन जो वर्ब है वो तो खाना है ना, खाना से ही तो बना है, यानी कि जी। उसकी जो लेक्सिकल फॉर्म है, मेन बेस फॉर्म है, वो है खाना, यानी ईट, ठीक है। तो खाना के साथ खाता, ता ते ती लग कर आएगा, जो भी क्रिया होगी, जाना, जाता, जाती, जाते, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये इसकी पहचान है। और इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे वो आप करेंगे डज और डू, ध्यान रखिएगा। और डज का यूज आप थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और डू का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अलावा सबके साथ करते हैं। इसको आप ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हो, एक ही बात है, सहायक क्रिया। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर है सबको? से यस नो, एक एक करके अच्छे से आगे बढ़ेंगे। यस सर। से यस नो। यस सर। अब देखिए, अब ये आपके लिए ना बहुत आसान हो जाएगी। अब ये देखिए, इस टेबल को बहुत ध्यान से देखना है आपने। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने बताया आपको, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सेंटेंस बनाया कैसे जाता है। तो इसकी पहचान तो अभी मैंने बताया कि क्रिया के साथ ता, ते या ती, और उसके बाद है हो हूं लग कर आता है। जैसे कि मैं बाजार जाता हूँ, वो स्कूल में जाती है, वो स्कूल में पढ़ती है। तो पढ़ना के साथ पढ़ती, पढ़ता, पढ़ते, जाना, जाती, जाते, इस तरीके से क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है लग कर आएगा। जैसे वो सोता है, वो पीता है, वो खाता है, वो जाता है, ता है, ती है, ये लग कर आएगा। ये इसकी पहचान है, और ये मैं बता चुका हूं आपको। अब आपको बस ध्यान ये रखना है कि इसकी जो सेंटेंस की जो मेकिंग होती है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, उसको कैसे बनाया जाता है। तो इसको बनाने का तरीका भी उसी तरीके से जितने जैसे हम सारे सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करते हैं सेंटेंस में, जब आप इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं तो उसके बाद इसमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निक है, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए सिर्फ, लेकिन उनके साथ जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ना हो, यानी कि जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ना हो, तो सिर्फ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके साथ कोई एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे।
मतलब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ये देखिए आपके सामने ये जो बॉक्स में, ही शी दिस दैट इट, सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन, ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं, जिनके साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब डज का यूज करते हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते हो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं हुआ, यानी कि मान लो आई हुआ सब्जेक्ट या बी हुआ, यू हुआ, दे हुआ, दी, दोस्त, प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन, कोई सा भी होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ के, तो उनके साथ सिर्फ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे विदाउट एस या ईएस। ये बात क्लियर है? जल्दी बोल दें या सुनो, आगे बढ़ते हैं। जी सर। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना गलत ही सेंटेंस बनाते रहेंगे जिंदगी भर, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गया सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करना है। और एस कब और ईएस कब ऐड करते हैं ये मैं भी बता देता हूँ आपको। फिलहाल सेंटेंस पे ध्यान देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस और ईएस, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर लास्ट में ऑब्जेक्टिव पार्ट का यूज करना, और ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। और एस और ईएस कहाँ लगाना ये देख लें। एस तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईएस कहाँ लगाते हैं, कब वर्ब के साथ ईएस लगता है, यहाँ देख लीजिए ये बॉक्स में। तो जब अगर कोई वर्ब है गो, यानी कि ओ पे खत्म होता है जनरली, तो उसमें ईएस लगता है, ठीक है, सिर्फ एस नहीं लगता, ईएस लगता है, और ये हो जाता है गोज, जाता है। जैसे मिक्स, ये एक्स पे खत्म हुआ, उसमें भी ईएस लगता है, ईएस, तो ये हो जाता है मिक्सेस, सिर्फ एस नहीं लगाना होता है, इसमें ईएस लगाते हैं। जैसे है ये मिस, डबल एस पे खत्म होता है, तो ये हो जाएगा ईएस, इसमें भी ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा मिसेस, वो उसको मिस करता है, इस तरीके का सेंटेंस हुआ तो। और ये एस एच पे खत्म होता है, मान लो विश, तो इसमें भी ईएस ऐड करके विशेस कर देंगे। ये तो हो गया ईएस कहाँ लगाते हैं, ये रूल है आपके सामने। और कई बार डिलीट भी करना पड़ता है, जैसे ये वर्ड है ट्राई, तो ट्राई में क्या होता है कि ट्राई के वाई को डिलीट करके इसमें आई ई एस ऐड करना पड़ता है, सिर्फ एस भी नहीं, इसमें आई ई एस ऐड करना पड़ता है, और वाई को आप रिमूव कर देते हो, तो ये हो जाता है ट्राइज, कि वो कोशिश करता है, तो हो जाएगा ही ट्राइज, शी ट्राइज, ठीक है। और उसी तरीके से मान लो ये अप्लाई है, ये भी वाई पे खत्म हो, लेकिन सारे वाई पे नहीं, इस तरीके जिससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले दूसरे में एल कॉन्सोनेंट है, तो उस केस में तो आई एस लगाएंगे, और ये हो जाएगा अप्लाई का हो जाएगा, इसमें आई एस ऐड कर देंगे, तो ये जो होगा अप्लाईज। लेकिन दूसरे केस में यहाँ पे देखिए एंजॉय एंड प्ले में ये भी वाई पे ही एंड होता है, लेकिन वाई से पहले वावल साउंड है, वावल है ओ ए, तो इस केस में क्या करेंगे, सिर्फ एस लगाते हैं, यहाँ पे वाई को रिमूव नहीं करना होता है, बल्कि वाई को रहने देते हैं और सिर्फ एस ऐड कर देते हैं। एंजॉय का हो जाएगा एंजॉयज, प्ले का हो जाएगा प्लेज, बस। और उससे पहले वाले जो ट्राई और अप्लाई था, उसमें वाई को रिमूव करके आई एस ऐड करना था। और याद रखने के लिए आप याद रख सकते कि वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हुआ तो आप आई एस ऐड करेंगे, यहाँ पे आई से पहले आर, ये कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी वाई से पहले एल है, तो मतलब ये कॉन्सोनेंट है। लेकिन दूसरे केस में जो एंजॉय और प्ले है, वाई से पहले ओ है और ए है, यानी कि वावल है, तो उस केस में आप सिर्फ एस का यूज करेंगे, ठीक है, ईएस नहीं लगाएंगे। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर है सबको? से ये सुनो, जल्दी से बताएं। सर जी सर। ओके, तो हाँ, तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ खास तौर से, यहाँ देखिएगा आपके सामने, एक सेकेंड, बहुत ध्यान से देखना है, ये पूरा आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने आपको अभी बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का जो तरीका होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तब इसके साथ एस या एस नहीं लगेगा, जब आपके, भाई माइक ऑफ कर लीजिए जिसका भी ऑन है। तो ये जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अगर नहीं हुआ, तो उस केस में तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे विदाउट, बिना एस या एस के। लेकिन अगर ये थर्ड सब्जेक्ट, अगर थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में से कोई सा भी सब्जेक्ट हुआ, उस केस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज करेंगे, उसके साथ आपको एस या ईएस भी लगाना है। ईएस कहाँ कहाँ लगाना है वो मैंने अभी आपको बताया, और बाकी जनरल केस में ऐसे ही लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट का यूज कर देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। और अगर नेगेटिव सेंटेंस हुआ, तो ये देख लें कैसे बनाना है नेगेटिव सेंटेंस को। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, और फिर नेगेटिव बनाने के लिए आप
डज नॉट या डू नॉट यूज करते हैं, ठीक है, डज नॉट या डू नॉट। अब अगेन रूल वही याद रखना है आपको कि डज नॉट उन सब्जेक्ट के साथ करते हैं जो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, यानी ये वाला ही शी दिस दैट इट सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हुआ तो आप डू नॉट नहीं बोलेंगे, डज नॉट बोलेंगे, ये याद रखना है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हुआ, मान लीजिए आई हुआ या वी हुआ या यू हुआ या दे हुआ या दीज हुआ या दोज हुआ, कोई भी सब्जेक्ट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ के, तो उस केस में आप डज नॉट नहीं कहेंगे बल्कि डू नॉट कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस या ई एस के, यहाँ पे नहीं लगता है एस या ई एस का चक्कर ही नहीं है नेगेटिव सेंटेंस में, सिर्फ ये अफर्मेटिव सेंटेंस में एस ई एस का चक्कर होता है, बाकी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, और ये बन जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। ये सब मैं करके दिखाऊंगा अभी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? ये भी क्लियर है? जल्दी बोलें। यस सर। ओके, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक भी दो तरह के होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। एक तो वो जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, ठीक है, और एक WH फैमिली मेंबर वाला भी, WH फैमिली मेंबर वाला भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन उसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो उसको आप ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हो, डज या डू से, डू या डज से शुरू करोगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करोगे। अब ये पता कैसे चलेगा कि डू से शुरू करें या डज से शुरू करें? इसका सब्जेक्ट बताएगा, जो भी उसमें सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस परफेक्टली। अगर इसी में WH फैमिली मेंबर हुआ, ठीक है, जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं उस क्वेश्चन का, तो सबसे पहले आपको WH फैमिली मेंबर यूज करना है, उसके बाद डज या डू यूज करना है। डज और डू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो भी है उसके अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो डज यूज करेंगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अलावा कोई और सब्जेक्ट हुआ तो उसके साथ डू यूज करेंगे। ये याद रखना है शुरू में, बाकी प्रैक्टिस में कराऊंगा ना तो ये वैसे ही आपकी जबान पे फिट हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या बोलते हैं सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पूरा यही पैटर्न रहेगा WH फैमिली मेंबर में, बस सबसे पहले WH फैमिली मेंबर का यूज हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? जल्दी बताएं फटाफट। यस सर। ओके, अब इसमें देखिए, इसी में अगर मान लो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ और जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, तो उसको भी आपने हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब से ही शुरू करना है, डज से या डू से। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हुआ तो डज से शुरू करेंगे, बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अलावा कोई और सब्जेक्ट हुआ तो डू से शुरू करेंगे और फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये तरीका है, एक एक स्टेप, आगे पीछे नहीं करना है। हाँ, इस केस में आप एक चीज कर सकते हो, डज को और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो तो ये हो जाएगा डजंट, या डू और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा डोंट, बस ये कर सकते हो। फिर उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये आसान हो जाएगा। अगर इसमें भी WH फैमिली मेंबर हुआ तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ये पूरा पैटर्न एज इट इज रहेगा, ये डज डू सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, बस सबसे पहले आपको WH फैमिली मेंबर का यूज कर देना है। ये भी क्लियर है? से यस और नो? जल्दी बताएं। यस सर। हेलो, ओके, अब आ जाते हैं हम स्पेशल केस की कैटेगरी पे। स्पेशल केस कैटेगरी वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया होता है, इसको बोलते हैं स्पेशल केस की कैटेगरी। जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप WH फैमिली मेंबर का ही यूज करते हो, क्योंकि सब्जेक्ट तो इसमें होगा ही नहीं, सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है, तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर यूज करोगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर मान लो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, ये अंदाजा हो जाता है आपको उस क्वेश्चन से, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाओगे। लेकिन अगर प्लूरल पूछा जा रहा है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए विदाउट एस और एस, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर इसमें भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव हुआ तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, उसके बाद डज या डू, क्योंकि नेगेटिव है ना तो यहाँ पर डज और डू चाहिए, डज नॉट या डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद क्वेश्चन। ये सब क्लियर है? सही है? सुनो, हाँ जी, हेलो जी सर। यस सर। ओके, सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा ये, क्योंकि सबसे आसान भी है ये, सबसे मुश्किल भी है ये टेंस में, इसलिए इसमें कंफ्यूजन होती है लोगों को, तो ये में क्लियर हो जाए तो बढ़िया है। अब यहाँ देखिए एक सेंटेंस है आपके पास, सेंटेंस समझते हैं।
रवि इस कुर्सी को घसीटता है। तो सबसे पहले पहचान करनी है आपको कि वर्ब जो है इसकी क्रिया है घसीटना, ये क्रिया है, इसके साथ ताते ती लग कर आया है ना, ये घसीटता, घसीटती, घसीटते, है ना, और फिर है हूं पे खत्म हुआ है, तो समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, घसीटता है, रवि इस कुर्सी को घसीटता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी नहीं है, डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर भी नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। तो आप सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मतलब कुर्सी को कौन घसीटता है, तो आपको जवाब आएगा रवि, यही आपका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है रवि। अब उसके बाद चाहिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना है या नहीं लगाना है वो तो इसका आपका सब्जेक्ट बताएगा। और सब्जेक्ट है रवि, जो कि एक सिंगुलर नाउन है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में आता है। तो रवि जब आपने सब्जेक्ट यूज किया तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया ड्रैग। ड्रैग तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसके साथ आपको ये एक्स्ट्रा जो एस दिख रहा है ये भी लगाना पड़ेगा, ड्रैग्स हो जाएगा। रवि घसीटता है, तभी मतलब आएगा ताते ती वाला, रवि ड्रैग्स। लेकिन अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होता तो मैं एस नहीं लगाता, सिर्फ ड्रैग यूज करता। मतलब ये मान लो ये होता है कि हम इस कुर्सी को घसीटते हैं, तो यहाँ पे हो जाता वी ड्रैग, एस नहीं लगाता, वी ड्रैग दिस चेयर, ठीक है, ये भी आप समझ जाएंगे। तो रवि इस कुर्सी को घसीटता है, रवि ड्रैग्स, ये तो हो गया यहाँ तक। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, और उसके बाद हमें पीछे से चलना है, इस कुर्सी, तो ये क्या हो जाएगा इस कुर्सी के लिए, दिस चेयर, रवि ड्रैग दिस चेयर, रवि इस कुर्सी को घसीटता है। ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ये क्लियर है सबको? सही है, सुनो कैसे बनाया। हाँ जी, जल्दी बोल दिया करो यार। यस सर। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है। ये आपके सामने ये रहा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको पता है क्या है, रवि, रवि लिख दिया, रवि। अब रवि के बाद हमें डज नॉट या डू नॉट चाहिए, लेकिन मैं डज नॉट यूज करूं या डू नॉट यूज करूं, ये अगेन इसका सब्जेक्ट बताएगा, और सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन है, तो आपको डज नॉट यूज ही करना पड़ेगा, डू नॉट करेंगे तो गलत हो जाएगा। सो रवि डज नॉट। अब उसके बाद चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, घसीटना, घसीटने को बोलते हैं ड्रैग। सो रवि डज नॉट ड्रैग। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एस नहीं लगाना है, आप एस या ईएस का चक्कर तो अफर्मेटिव सेंटेंस में था, यहाँ पे सिर्फ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ये एस वेस तो ये डज नॉट नहीं कवर कर लिया सारा। सो रवि डज नॉट ड्रैग, और इस कुर्सी हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, यानी दिस चेयर, रवि डज नॉट ड्रैग दिस चेयर। और आप चाहें तो डज नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके डजंट भी कह सकते हैं, रवि डजंट ड्रैग दिस चेयर, रवि इस कुर्सी को नहीं घसीटता है, ये मतलब हुआ नेगेटिव। अब हम चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव पे कि क्या रवि इस कुर्सी को घसीटता है। अब इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं आप कि हाँ रवि इस कुर्सी को घसीटता है, या नहीं रवि इस कुर्सी को नहीं घसीटता है। तो इसको आप ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करते हैं, यानी कि डज या डू से। तो आप सबसे पहले डज यूज करेंगे या डू यूज करेंगे, अगेन इसका सब्जेक्ट ही बताएगा। सब्जेक्ट है सिंगुलर नाउन, तो आप डज हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। सो डज, फिर सब्जेक्ट, डज रवि, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ देखें, ये फॉलो कर लें, आपको पता चल जाएगा इंट्रोगेटिव, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। सो डज रवि ड्रैग, ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, दिस चेयर, डज रवि ड्रैग दिस चेयर, क्या रवि इस कुर्सी को घसीटता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या रवि इस कुर्सी को नहीं घसीटता है, तो इसमें भी आपको हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। तो आप डज या डू से ही शुरू करेंगे, तो सब्जेक्ट है रवि, तो आप डज से ही शुरू करेंगे, फिर डज रवि, और सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, डज रवि नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ड्रैग। यहाँ पे देखते रहे, ये सारा फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से। सो डज रवि नॉट ड्रैग, ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, दिस चेयर, डज रवि नॉट ड्रैग दिस चेयर। और इसको आप एडवांस लेवल पे इसको आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डज को और नॉट को, तो क्या हो जाएगा, शुरू में ही हो जाएगा, डजंट रवि ड्रैग दिस चेयर, क्या इस कुर्सी को रवि नहीं घसीटता है। ये बात समझ आ गई? सही है, सुनो जल्दी बोलिए। हाँ जी, आफरीन एवरीवन, इकरा एंड ऑल, आप भी बोल दिया करो भाई। yes, हुदा, हुदा, कैन यू हियर मी? हुदा आप हैं, सुनाई आ रही है आपको? हेलो हुदा,
हेलो हुदा, यही प्रॉब्लम है बेटा। हुदा, कैन यू हियर मी? हाँ बेटा, तो बोल दिया करो ना, और फिर आप बोलते नहीं हो ना तो फिर मैं नहीं पूछता, यही वजह होती है। बोल दिया करिए। चलिए अभी देखिए, ये सेंटेंस हमने सीखा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो सब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या था? रवि इस कुर्सी को घसीटता है, रवि ड्रैग्स दिस चेयर। रवि इस कुर्सी को नहीं घसीटता है, रवि डज नॉट ड्रैग दिस चेयर। क्या रवि इस कुर्सी को घसीटता है? डज रवि ड्रैग दिस चेयर। क्या रवि इस कुर्सी को नहीं घसीटता है? डज रवि नॉट ड्रैग दिस चेयर, या फिर डजंट रवि ड्रैग दिस चेयर। ये सेंटेंस समझ आया चारों? अब हम चलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर, थोड़ा समझते हैं। क्लियर है ये सब? सही है, सुनो। Yes, sir. ओके गुड बेटा, बोल दिया करिए ना। हाँ अब देखिए, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है। क्या रवि इस कुर्सी को घसीटता है? तो ये तो हमने कर लिया। क्या बोला था हमने? इंट्रोगेटिव सेंटेंस था जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते थे। डज, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की, फिर उसके बाद सब्जेक्ट डज रवि, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, घसीटने को ड्रैग बोलते हैं, डज रवि ड्रैग, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, डज रवि ड्रैग दिस चेयर। क्या रवि इस कुर्सी को घसीटता है? ये तो हो गया क्या, ये ऐसा क्या जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, तो ये आपका डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर नहीं होता है। लेकिन ये सेकंड सेंटेंस देखिए, ये है रवि क्या घसीटता है। यहाँ पे भी क्या है, लेकिन ये क्या डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर वाला है, मतलब इसमें आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि रवि क्या घसीटता है। तो रवि क्या घसीटता है, तो ये आपका डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर का हो जाता है सेंटेंस। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर का यूज करेंगे क्या के लिए, क्या बोलते हैं, व्हाट। अब यहाँ पे देखिए, ये डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर का रूल है, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर यानी कि व्हाट, उसके बाद डज या डू। अब डज यूज होगा या डू यूज होगा, ये आपका सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, और सब्जेक्ट क्या है? रवि। तो रवि एक सिंगुलर नाउन है, तो आप हमेशा डज का यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। सो व्हाट डज रवि। अब ये डू भी हो जाता अगर यहाँ पे प्लूरल होता कोई, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ना होता तो ये डू होता। सो व्हाट डज रवि, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ देखें, व्हाट डज, ये सब्जेक्ट रवि, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट का यूज ही नहीं करना है, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे ही खत्म हो जाएगा। व्हाट डज रवि ड्रैग, रवि क्या घसीटता है। तो इन दोनों में फर्क समझ आया सबको? क्या रवि उस कुर्सी को घसीटता है तो उसको आप बनाते हो ऑक्सिलरी वर्ब से, डज रवि ड्रैग दिस चेयर। अगर ये सेंटेंस डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर वाला हो जाता है कि रवि क्या घसीटता है, तो आप इसको ऐसे शुरू करेंगे, व्हाट डज रवि ड्रैग। क्लियर है? से ये सुनो और आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. बोल तो दिया करो भाई। अब देखें कुछ और सेंटेंस देखें। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, कुर्सी को कौन घसीटता है। अब देखें, कुर्सी को कौन घसीटता है, मतलब ये आपका स्पेशल केस हो गया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि घसीटने के काम को कौन करता है वही तो सब्जेक्ट है, और उसी के बारे में पूछा जा रहा है, वो यहाँ नहीं है। जैसे रवि था ना, तो रवि है ही नहीं यहाँ पे, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कुर्सी को कौन घसीटता है, तो ये आपका स्पेशल केस कैटेगरी हो गई। और स्पेशल केस की कैटेगरी के लिए सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर यूज करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब उसमें एस लगेगा या नहीं लगेगा तो डिपेंड करता है कि सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है या प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप थर्ड पर्सन यहाँ पे देखिए कि रवि कुर्सी को कौन घसीटता है, तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि कोई जो भी सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये होता कुर्सी को कौन कौन घसीटते हैं तो वो प्लूरल हो जाता, उस केस में आप ड्रैग के साथ एस नहीं लगाते। लेकिन ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जाएगा, तो इस केस में आप क्या करेंगे, कुर्सी को कौन घसीटता है, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुर्सी को कौन घसीटता है, तो डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर क्या है इसमें, कौन। कौन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हु, ठीक। और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वर्ब क्या है, घसीटना, ठीक है। तो सबसे पहले आप ड्रैग यूज करेंगे, और चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है तो इसमें एस को ऐड कर लेंगे, ड्रैग्स, हु ड्रैग्स। अब क्या है, कुर्सी, ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ये हो जाएगा द चेयर, हु ड्रैग्स द चेयर, कुर्सी को कौन घसीटता है, ये स्पेशल केस की कैटेगरी है। अब इसी में मान लीजिए ये होता है कि पढ़ाई कौन नहीं करता है, यानी कि ये भी स्पेशल केस की कैटेगरी है, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं है।
बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है और नेगेटिव भी है, तो फिर आप सीधा सीधा ये स्पेशल केस की जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये यूज करेंगे। सबसे पहले डब्ल्यू एच क्या है, कौन, तो हमने यूज कर दिया कौन। अब कौन के बाद हमें डज नॉट चाहिए, डू नॉट चाहिए, तो वो तो इसके सेंस से ही पता चल जाएगा। सेंस क्या, पढ़ाई कौन नहीं करता है, यानी कि एक ही के बारे में पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा पढ़ाई कौन कौन नहीं करते हैं। फिर आप डज नॉट नहीं डू नॉट यूज करते, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल पूछा जा रहा है। तो इस केस में सिंगुलर पूछा जा रहा है, तो आप क्या कहोगे, पढ़ाई कौन नहीं करता है, हु। फिर आपको आपको डज नॉट, यानी कि ये नेगेटिव के लिए चाहिए डज नॉट, हु डज नॉट, और उसके बाद सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ने को क्या बोलते, पढ़ाई को स्टडी, तो हु डज नॉट स्टडी, पढ़ाई कौन कौन नहीं करता। ये दोनों समझ आया आप सबको, सही है, सुनो। यस सर। हेलो, Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब हम चलते हैं और देखें नेक्स्ट सेंटेंस पे, और ध्यान से देखते रहिएगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं पानी में अपनी उंगलियां डुबोता हूँ। आपको यहाँ फोकस करना है, डुबोता, यानी कि डुबोना एक क्रिया है, जैसे डिप बोलते हैं, उसमें ताती लग कर आया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया ना, सिंपल प्रेजेंट हो गया, और है हूँ पे भी खत्म हो रहा है, तो ये डुबोता हूँ, डुबोती हूँ, डुबोते हैं, एक ही बात है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया और अफर्मेटिव है। तो क्या करना है, सबसे पहले ये वाला रूल अप्लाई करना है अफर्मेटिव वाला, कि सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस का, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है टेंस में। तो एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, डुबोने का, और डुबो कौन रहा है, मैं अब पानी में अपनी उंगलियां डुबोता हूँ, मैं, यानी ये है सब्जेक्ट, ये है ना डुबोने का, अपनी उंगलियों को डुबोने का काम कौन कर रहा है, मैं, ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इंग्लिश में आप सब्जेक्ट यूज करोगे, आई, हो गया आई। फिर उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है। वर्ब क्या है, यानी क्रिया क्या है, डुबोना, डुबोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिप। अब यहाँ पे एस नहीं लग रहा है, देख लो, डिप्स नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। अगर मान लो ये होता वो पानी में अपनी उंगलियां डुबोता है, तो फिर आप हो जाता है ही डिप्स हिज फिंगर, डिप्स हो जाता है, क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, यानी कि ये वाला ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता, तो फिर आप डिप्स कहते, डिप नहीं कहते। आई डिप मतलब मैं डुबोता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, उसके बाद आपको चाहिए क्या, ऑब्जेक्टिव पार्ट, और ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या बच गया, पानी में अपनी उंगलियां, ये पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट, यानी वर्ब के बाद जो भी आता है ना उसको ऑब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, अपनी उंगलियां मतलब मेरी उंगली, माई फिंगर, पानी में, इनटू द वाटर, आई डिप माई फिंगर इनटू द वाटर, मैं पानी में अपनी उंगलियां डुबोता हूँ। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर है, से यस सुनो, जल्दी बोल दो। यस सर। Yes, sir. अब इसी का मान लीजिए नेगेटिव होता तो आप खुद ही बना लें। अब नेगेटिव क्या हो जाता, अब आई है तो अब डज नॉट नहीं कहोगे, डू नॉट कहोगे, कि मैं पानी में अपनी उंगलियां नहीं डुबोता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट डिप माई फिंगर इनटू द वाटर। डज नॉट डिप नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट आई है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि इनमें से कोई होता तो डज नॉट होता। मतलब यहाँ को हो गया, आई डू नॉट डिप माई फिंगर इनटू द वाटर, क्या मैं पानी में अपनी उंगलियां डुबोता हूं, तो क्या हो जाएगा, Do I dip my finger into the water? वहीं से सारे सेंटेंस बनना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पानी में अपनी उंगलियां कौन डुबोता है, कौन डुबोता है, WH फैमिली मेंबर है, लेकिन ये स्पेशल केस की कैटेगरी है, यानी कि सब्जेक्ट नहीं दिया गया है बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है, यानी कि वो कौन है जो अपनी उंगलियां पानी में डुबोता है, उसी के बारे में तो पूछा गया है, सब्जेक्ट के बारे में। तो इस केस में आप सीधा सीधा स्पेशल केस की कैटेगरी पे नजर डालिए। सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, कौन, कौन को क्या बोलेंगे, हु। अब एक ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो उस केस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज करोगे, लेकिन इसके साथ एस या एस भी लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, हु डिप्स, सिर्फ डिप नहीं आएगा, एस भी लग जाएगा, डिप्स, हु डिप्स, कौन डुबोता है, हिज फिंगर, अपनी उंगली, इनटू द वाटर, पानी, मतलब पानी में अपनी उंगलियां कौन डुबोता है, हु डिप्स हिज फिंगर इनटू द वाटर। समझ आया ये भी, क्लियर है जी, से ये सुनो। Yes, sir. शाबाश, वेरी नाइस। अब चलिए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस को ध्यान से। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो लड़का जीतने की कोशिश नहीं करता। अब देखिए, करता, कोशिश करता, इसके साथ है हूं लग कर नहीं आया है,
लेकिन आपको घबराना नहीं है, तब भी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही ना। हर बार लग के भी, कई बार हम नहीं लगाते हैं हूँ, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, ये भी नेगेटिव है। वो लड़का जीतने की कोशिश नहीं करता है, ऐसे भी बोल सकते हो चाहो तो, या सिर्फ इतना ही बोल सकते हो वो लड़का जीतने की कोशिश नहीं करता, बात एक ही है। तो इसमें भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, कौन कोशिश नहीं करता है जीतने की, वही सब्जेक्ट है। कौन, वो लड़का। ये मत समझ लेना वो है सब्जेक्ट, नहीं, पूरा है ये वो लड़का, क्योंकि ये है वो बंदा जो जीतने की कोशिश नहीं करता है, वही सब्जेक्ट। वो लड़का को आप इंग्लिश में बोलते हो दैट बॉय, वो लड़का, ये हो गया सब्जेक्ट। अब नेगेटिव भी है तो आपको डज नॉट या डू नॉट लगाना है। अब डज नॉट लगाऊं या डू नॉट लगाऊं, वो आपका डिसाइड करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दैट बॉय, यानी कि एक ही लड़का है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो उस केस में आप डज नॉट का यूज करते हो ऑक्सिलरी। दैट बॉय डज नॉट, कोशिश नहीं करता है। वर्ब क्या है यहाँ पे, क्रिया, कोशिश करना, मेन क्रिया ये है, ठीक है, कोशिश करता है, क्योंकि इसी के साथ तो ताते लग कर आ रहा है ना, कोशिश करना। तो इसको आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। दैट बॉय डज नॉट, कोशिश करने को ट्राई बोलते हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट विदाउट एस या ई एस, ये आपको बता ही चुका हूं। नेगेटिव में नहीं लगता है, नेगेटिव में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या ई एस नहीं लगाना होता है, कई लोग लगाते हैं, मैंने देखा है। तो दैट बॉय डज नॉट ट्राई। अब ये जीतने, ये जो है ना आपका सेंटेंस, ये आप उसको बोलते हैं इंफिनिटिव। तो इन्फिनिटिव में जीतने, खाने पीने बीच में जब आ जाए तो उससे, उसमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज करना होता है, ये इन्फिनिटिव फॉर्म, टू विन। दैट बॉय डज नॉट ट्राई टू विन, वो लड़का जीतने की कोशिश नहीं करता या नहीं करता है, एक ही बात है। ये सेंटेंस समझ आया, सही है, सुनो। हाँ जी, जल्दी बोलो यार। सेंटेंस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप शर्ट पर बहुत ज्यादा ब्रश रगड़ते हो। रगड़ना तो है वर्ब, क्रिया, रगड़ने को रब बोलते हैं, उसमें ताते ती लग कर आया ना, रगड़ते हो, रगड़ती हो, रगड़ता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, बस यही से पहचान है। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये वाला पहला वाला, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आप, और आपको क्या बोलते हैं, यू, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, रगड़ना, रगड़ने को क्या बोलते हैं, रब। यू रब, यानी तुम रगड़ते हो, क्या रगड़ते हो, द ब्रश, तुम ब्रश रगड़ते हो। बहुत ज्यादा को क्या बोलोगे, टू मच या सो मच, टू मच। यू रब द ब्रश टू मच, कहां पर, शर्ट पर, तो आप इसको क्या बोलोगे, ऑन द शर्ट। यू रब द ब्रश टू मच ऑन द शर्ट, आप शर्ट पर बहुत ज्यादा ब्रश रगड़ते हो। ये भी सेंटेंस समझ आया आपको, सही है, सुनो, जल्दी बोल दिया जी सर। सर हाँ ओके। अब देखिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं, देखते रहिएगा, प्रोसेस आपको वही फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ, अरे भाई कौन है यार, माइक ऑफ करके इतनी तेज, वो जो खुदा बेटा माइक ऑफ कर लो ना। अरे यार, हुदा 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 बेटा माइक ऑफ कर लो प्लीज। अरे भैया, हुदा माइक ऑफ कर लो प्लीज। अब फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या के लिए क्या होगा, व्हाट, ठीक है। अब उसके बाद हमें चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, डज या डू। अब हम डज का यूज करें या डू का यूज करें, वो तो इसका सब्जेक्ट बताएगा, और सब्जेक्ट क्या है, शी, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम डज का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट डज शी। अब उसके बाद हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, चिपकाना, चिपकाने को बोलते हैं स्टिक। सो व्हाट डज शी स्टिक, वो क्या चिपकाती है, और फिर कहां पर, दीवार पर, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन द वॉल। व्हाट डज शी स्टिक ऑन द वॉल, वो दीवार पर क्या चिपकाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, कौन कौन खाना अच्छे से नहीं चबाते। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन दो बार आया है, कौन कौन खाना अच्छे से नहीं चबाते, और नेगेटिव भी है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है, चबाना
के साथ ताते लग कर आया, चबाते हैं चबाती हैं चबाते हैं, लेकिन नेगेटिव भी है और स्पेशल केस भी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्पेशल केस की ये रिमेंबर हु ऑल का यूज करते हैं, हु ऑल। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, डज या डू। अब डज आएगा या डू आएगा वो तो डिसाइड करेगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है स्पेशल केस की कैटेगरी में, तो डज यूज नहीं आएगा, डज यूज नहीं होगा, बल्कि डू नॉट का यूज करेंगे, हु ऑल डू नॉट। अब उसके बाद हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, चबाना। चबाने को क्या बोलते हैं, चू या च्यू। What, who all do not chew the food well? कौन कौन खाना अच्छे से नहीं चबाते हैं, who all do not chew the food well? ये भी समझ आया आपको दोनों सेंटेंस से, यस नो जल्दी बताएं। यस सर। कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा, हाँ कोई भी डाउट होगा तो पूछना है, और फिर प्रैक्टिस करनी है हमें आगे बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए कुछ और सेंटेंस है, वो लड़के दौड़ने के बाद हांफते क्यों है। वो लड़के यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, दौड़ने के बाद हांफते क्यों है, ये WH फैमिली मेंबर है, क्यों क्या कैसे WH फैमिली मेंबर। और हांफते ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, ताते ती पे खत्म होता है ना, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर यूज करेंगे। क्यों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाई। ठीक है, मतलब ये वाला फॉर्मूला इंट्रोगेटिव वाला यूज कर रहे हैं, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर वाई क्यों, फिर उसके बाद डज यूज करना है या डू यूज करना है। अब डज यूज करें या डू यूज करें ये इसका बताएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वो लड़के, यानी एक से ज्यादा, प्लूरल है, दोज बॉयज। दोज बॉयज से पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब डू का यूज करना है, डज का यूज नहीं करना है, क्योंकि प्लूरल है सब्जेक्ट। तो व्हाई डू दोज बॉयज। अब आपको चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, हाफना। हाफने को बोलते हैं इंग्लिश में गैस्प, ये याद कर लेना वर्ब सारे। So why do those boys gasp? दौड़ने के बाद को क्या बोलते हो, after running. Why do those boys gasp after running? वो लड़के दौड़ने के बाद हांफते क्यों हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये काम कौन करता है। कौन करता है, किसी काम को करता है, ये करना एक वर्ब है, यहाँ पर करने को डू बोलते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। और ये स्पेशल केस की कैटेगरी है, ये काम कौन करता है, भाई कौन करता है यही तो नहीं पता, उसी के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है, तो ये आपकी स्पेशल केस की कैटेगरी हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करोगे, और सॉरी सब्जेक्ट नहीं, WH फैमिली मेंबर यूज करोगे, सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं यहाँ पर। सबसे पहले आप यूज करोगे WH फैमिली मेंबर कौन। कौन को क्या बोलते हैं, हु। अब यहाँ पे वर्ब यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, करना। ये जो करता है ना, ये वर्ब ही है प्योर, डू बोलते हैं, लेकिन आप डू के साथ ES भी लगाओगे, S या ES। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हु डू नहीं करना है, हु डज, कौन करता है। और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, ये काम, इसको बोलोगे दिस वर्क, हु डज दिस वर्क। तो ये जो ये यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। So, ये काम कौन करता है, who does this work। ये दोनों सेंटेंस समझ आया आपको, सही है, सुनो। जी सर। ओके गुड। अब ये देखिए यहाँ पर, ये तो हो गया। अब ये जो है ना, आप यहाँ पे देखिए सब आपको समझाया है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ये आपके सामने है। तो यहाँ पे बिल्कुल रिटन में आपको समझाया गया है, ताकि आप इसको जब प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, तो रिटन से भी आप हेल्प लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि किनके साथ S या ES लगता है। केवल सकारात्मक वाक्यों में, यानी इन अफर्मेटिव सेंटेंस ओनली, अगर सब्जेक्ट एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो उस सेंटेंस में क्रिया के साथ S या ES लगाया जाता है, जैसे प्लेज, मेक्स, ईट्स, गोज, ग्रोज, वॉशेस, विशेस, बुशेस एटसेट्रा। कहां पर क्रिया के साथ S लगाएं, कहां पर ES लगाएं, ये बात आगे आपको मैं बता चुका हूं वैसे तो। बाकी किसी भी सब्जेक्ट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अलावा किसी भी सब्जेक्ट के केस में क्रिया के साथ सिर्फ S या ES कभी नहीं लगाया जाता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है बस, विदाउट S और ES। और बाकी सभी तरह के वाक्यों में नेगेटिव इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव, उसमें तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, और बाकी सब्जेक्ट के साथ आप डू का प्रयोग करते हैं। यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होता है तो आप डज यूज करेंगे,
अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अलावा कोई सा भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ आप ऑक्सिलरी वर्ब टू का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये सब समझाया हुआ है, ये आपको वहां पे भी समझाया जा चुका है। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर कुछ नहीं होता है, प्लूरल ही ट्रीट किया जाता है हमेशा यू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, शी, दिस, दैट, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट होता है दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन। ये याद रखना होता है आपको कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगेगा या ईएस लगेगा, ये बहुत जरूरी चीज है, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका। ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, ये सारा एक्सप्लेन किया है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, का, आर का, वॉज का, वर का, सारा डिटेलिंग है ये। डस का यूज कहाँ करते हो, डू का कहाँ यूज करोगे, हैज का कहाँ, हैव का कहाँ, डिड का कहाँ, हैड का कहाँ, विल बी का कहाँ, विल डू का कहाँ, विल हैव का प्रयोग कहाँ करोगे, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। एस या ई एस कहाँ लगाना है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक्सप्लेन किया है यहाँ पर कि आप ई एस कहाँ लगाते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इफ द वर्ब एंड्स विद ओ, अगर वर्ब ओ पे एंड होता है तो ई एस इज एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ब। जैसे गो का हो जाएगा गोज, गो का हो जाता है गोज, और डू का हो जाता है डस, क्योंकि ये ओ पे एंड हो रहा है, ये रूल है। इफ द वर्ब एंड्स विद डबल एस, अगर कोई क्रिया, कोई वर्ब डबल एस या एस एच पे एंड होता है तो उसमें भी ई एस ऐड किया जाता है। ठीक है, तो जैसे किस का हो जाएगा किसेस, और विश का हो जाएगा विशेस। ठीक है, यहाँ पे ई एस ऐड किया गया है। इफ द वर्ड एंड्स विद एक्स या डबल जेड या एच सी एच, मतलब कोई वर्ब एक्स पे एंड होता है, डबल जी पे एंड होता है या सी एच पे एंड होता है, उस केस में भी आप ई एस ऐड करते हैं वर्ब में। तो जैसे फिक्स का हो जाएगा फिक्सेस, और बज का हो जाएगा बजेस। ठीक है, कैच का हो जाएगा कैचेस। ये विद प्रैक्टिस आपको समझ आ जाएगी। इफ द मेन वर्ब एंड्स विद वाई विद अ कॉन्सोनेंट प्रीसीडिंग इट, ईएस इज एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ब। अब मान लो ये है मैरी, है ना, मैरी। अब इसमें क्या है कि आपको ये वाई पे एंड तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन इससे पहले कॉन्सोनेंट आर, तो इस केस में आप वाई को रिमूव करके आई ई एस ऐड कर दोगे और हो जाएगा मैरी। ये ठीक है। अब जैसे ट्राई का हो जाएगा ट्राइज, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये सारा है जो रिटर्न में है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब कुछ है। और अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे इस पे, इसे भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इसमें मेन चीज जो है, देखें मेन चीज जो है यहाँ पर ध्यान देने की, वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद ओनली सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो एग्रीमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग ये भूल जाते हैं, सब्जेक्ट कुछ होगा एस कहाँ लगाना नहीं लगाना ये भूल जाते हैं। आपको छोटी सी बात है, देखिए यहाँ पे आई है सब्जेक्ट, आई के साथ एस नहीं लगता है, मैं खाता हूँ, आई ईट, आई ईट्स नहीं होगा। उसी तरीके से तुम लिखते हो, तुम लिखते हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे एस एस नहीं लगाना है, यू राइट, तुम लिखते हो। लेकिन अब यहाँ पे देखें अगले में, यह है वह दौड़ता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, यानी कि ही, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें आप एस कर दोगे, वर्ब, वर्ब के साथ एस ऐड कर दोगे। दौड़ने को रन बोलते हैं, उसके साथ एस और एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे, हो जाएगा ही रन्स, ही रन्स। शी, वह गाती है, तो ये वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिर्फ शी सिंग नहीं होगा, उसके साथ एस भी लगाना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, शी सिंग्स। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें, ये भौंकता है, ये भौंकता है, भौंकता है, तो ये को बोलते हैं इट, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट, और फिर इसके साथ भी एस लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो बाक नहीं होगा सिर्फ बॉक्स, एस भी ऐड हो जाएगा, इट बॉक्स, ये भौंकता है। अब ये है राम पढ़ता है, पढ़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सब्जेक्ट है राम, जो कि एक सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम के बाद जो वर्ब है ना उसके साथ भी एस ऐड होगा, राम रीड्स, राम पढ़ता है। ठीक है, अगर ये प्लूरल होता राम और श्याम पढ़ते हैं तो फिर एस ऐड नहीं होता, फिर होता राम एंड श्याम रीड, बस रीड होता है, एस एस या एस नहीं लगता फिर उसके आगे, प्लूरल सब्जेक्ट के आगे। मान लो ये नेहा डांस करती है, नेहा नाचती है,
तो नेहा भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डांस के साथ ईएस ऐड हो जाएगा इसमें भी, नेहा डांसेस। ठीक है, ये देखिए टीचर टीचेस, अध्यापक पढ़ाते हैं, अध्यापक यानी एक ही अध्यापक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टीचर, और टीच के बाद आप ईएस ऐड करेंगे क्योंकि सीएच पे ऐड हो रहा है ना, ये भी बताया था रूल। तो टीच नहीं होगा, ईएस ऐड होगा इसमें, टीचेस। जैसे कैच का हो जाता है कैचेस, अभी हमने रूल पढ़ा सीएच पे ऐड होता है तो ईएस ऐड करते हैं। टीचर टीचेस, अध्यापक पढ़ाते हैं। अब देखिए माँ खाना बनाती है, तो बनाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट क्या है माँ, तो मदर, एक ही माँ है सिंगुलर है, तो इसके साथ भी वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऐड होगा, मदर कुक्स, माँ खाना बनाती है या माँ पकाती है, सिर्फ ये भी कह सकते हो, मदर कुक्स फूड। नेक्स्ट है बच्चा रोता है, बच्चा एक बच्चा है सिंगुलर, तो चाइल्ड होगा, प्लूरल हुआ बच्चे तो हो जाएगा चिल्ड्रन, चाइल्ड। अब ये देखो क्राई, क्राई बोलते हैं ना रोने को, वाई पे एंड होता है, तो वाई को हटा के उसमें आई ई एस ऐड करना होता है, तो क्या हो जाता है क्राइस। ये भी रूल अभी बताया मैंने आपको, चाइल्ड क्राइस, बच्चा रोता है। मान लीजिए ये होता बच्चे रोते हैं, फिर ये क्राइस नहीं होता, फिर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती विदाउट एस जे से कुछ भी, तो क्या हो जाता चिल्ड्रन क्राई, सी आर वाई क्राई, चिल्ड्रन क्राई, क्योंकि प्लूरल हो गया ना सब्जेक्ट, फिर उसमें ऐसी है इसका चक्कर नहीं होता। ये समझ आ रही है बात, सही है सुनो। हाँ जी, यस सर। अरे बताओ। Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे देखिए प्लूरल सब्जेक्ट, अब ये है हम खेलते हैं, हम, तो हम प्लूरल सब्जेक्ट है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और ईएस, कुछ नहीं लगना, वी प्ले, बस पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए कितना आसान है, ये देखिए वी प्ले, हम खेलते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। अब है तुम पढ़ते हो, तो इसमें भी नहीं लगना, तुम पढ़ते हो, यू रीड, है ना। वे खाते हैं, तो ये वे भी सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा दे ईट, इनके साथ एस या एस नहीं लगता है, वे खाते हैं। या लड़के लड़ते हैं, लड़के यानी लड़का नहीं है, लड़के प्लूरल है, तो बॉयज। अब ये जब प्लूरल हो गया तो एस या एस नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बॉयज फाइट, लड़के लड़ते हैं। गर्ल्स सिंग, लड़कियां गाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है ही, ता है ती है, क्रिया के साथ ताते ती लग कर आते हैं हो, तो ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सब्जेक्ट है इसका लड़कियां, यानी कि प्लूरल है तो गर्ल्स हो जाएगा। और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो ये जो वर्ब है ना क्रिया, इसमें एस या एस नहीं लगना है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। गर्ल्स सिंग, गर्ल्स सिंग, लड़कियां गाती हैं। अब देखें और भी कि स्टूडेंट या छात्र पढ़ते हैं, यानी एक से ज्यादा छात्र हैं, तो ये प्लूरल है, ये छात्र, तो इसको बोलोगे आप स्टूडेंट्स। और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी सिर्फ विदाउट एस और एस। स्टूडेंट स्टडी, छात्र पढ़ते हैं, एक छात्र होता तो स्टडीज हो जाता, ये मतलब वाई रिमूव होके आई एस ऐड हो जाता, कि छात्र पढ़ता है, मान लो ये होता छात्र पढ़ता है, तो क्या हो जाता है स्टूडेंट स्टडीज, स्टडी नहीं होता फिर, क्योंकि ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चिल्ड्रन लाफ, बच्चे हंसते हैं, और बच्चे ये सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो इस क्रिया के साथ एस या एस नहीं लगेगा, चिल्ड्रन लाफ। उसी तरीके से वर्कर्स वर्क, मजदूर काम करते हैं, तो काम करते हैं ये वर्ब है, और मजदूर एक से ज्यादा मजदूर हैं, तभी तो है करते हैं, एक ही होता तो करता है होता, तो क्या है वर्कर्स। और जब ये प्लूरल हो गया सब्जेक्ट तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें ऐसे यस नहीं लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो। देखिए कुत्ते भौंकते हैं, एक कुत्ता नहीं है बहुत सारे कुत्ते हैं, तो कुत्ते भौंकते हैं, तो कुत्ते ये आपका सब्जेक्ट है जिसको आप बोलते हो डॉग्स, एस लगाना है, प्लूरल है डॉग्स। ये तो नाउन को प्लूरल बनाने का तरीका है, और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख रहे हैं। तो डॉग्स भौंकते हैं के लिए सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और एस, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। इसी तरीके से देखिए पक्षी उड़ते हैं, एक से ज्यादा पक्षी है, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ता है होता या उड़ती है तो एक होता, सिंगुलर होता, लेकिन ये प्लूरल है तो इस केस में सबसे पहले पक्षी प्लूरल यूज करेंगे आप, बर्ड्स, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई। मान लीजिए यहाँ पे होता पक्षी उड़ती है, एक ही पक्षी,
तो इस केस में सिर्फ आप कहते हैं बर्ड, एक बर्ड, और ये जो फ्लाई है ना, ये फ्लाई नहीं रहता, फिर वाई हट के फ्लाईज हो जाता, मतलब आई एस ऐड हो जाता, वाई रिमूव हो गई। ये बात समझ आ रही है सबको? सही है, सुनो। हाँ जी, यस सर। जी सर। हाँ हाँ, तो ये मेन चीज, इसकी प्रैक्टिस करेंगे ऐसे फटाफट कि आई ईट, मैं खाता हूँ, यू राइट, तुम लिखते हो, ही रन्स, वो दौड़ता है, शी सिंग्स, वो गाती है, ठीक है, इट बार्क्स, ये भौंकता है, राम रीड्स, राम पढ़ता है, नेहा डांसेस, नेहा नाचती है, टीचर टीचेस, अध्यापक पढ़ाते हैं, मदर कुक्स, माँ खाना बनाती है, चाइल्ड क्राइज, बच्चा रोता है, प्लूरल सब्जेक्ट, वी प्ले, हम खेलते हैं, यू रीड, तुम पढ़ते हो, दे ईट, वे खाते हैं, बॉयज फाइट, लड़के लड़ते हैं, गर्ल्स सिंग, लड़कियां गाती हैं, स्टूडेंट स्टडी, छात्र पढ़ते हैं, चिल्ड्रन लाफ, बच्चे हंसते हैं, वर्कर्स वर्क, मजदूर काम करते हैं, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। तो ये अब यहाँ पे ना खुद ही चेंज कर करके किसी को सिंगुलर सब्जेक्ट बना लेना, किसी को प्लूरल बना लेना, ताकि आपकी आदत पड़ जाए, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो ये प्रैक्टिस करने के तरीके हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, मान लो कि मैं जाता हूँ, इसको कौन बोलेगा, क्या बोलते हैं बताओ? अगर मैं पूछूं आपसे ही फटाफट, नीरज, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, मैं जाता हूँ। आई गोज। आई गो, आई गो। नहीं, हाँ, यही गलती तो रिमूव करनी है, गोज नहीं आएगा, आई है तो आई गो। हाँ जी सर। हाँ, ही शी इट सिंगुलर, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो होगा गोज, ये ध्यान रखना है आपको, वरना गलत बना देंगे आप, वो दिक्कत है। ये प्रैक्टिस आपको करनी है। मान लो हो जाता वह जाता है, फिर क्या हो जाता महेंद्र? वह जाता है, ही गो। नहीं, He अब goes. ही जो है थर्ड पर्सन से, अरे यार सुनो ना, एक बार सही बोलते हो, एक बार गलत बोलोगे तो एक तो सही हो ही जाएगा ना। बात कॉन्सेप्ट को समझिए ना, कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ गो नहीं, गोज आएगा, ही गोज होगा। समझ आ रही है बात? जी हेलो सर। महेंद्र, जी सर। अगर मान लीजिए मैंने कहा वह जाती है, अब क्या बोलोगे? सी गोज। हाँ, ये अब बात हुई ना। वह पढ़ती है, क्या होगा? सी रीड। फिर रीड कर रहे हो, शी है तो रीड के साथ एस भी तो लगेगा भाई। वह पढ़ती है, सी रीड्स। वह सोती है। सी स्लीप्स। हाँ, अब समझ आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट। अब वो खाता है, वो दो। ही बोलो पहले यार, वह खाता है, ही ईट्स। ये तो, हाँ, एस लगना है इसमें भी। मान लीजिए तो राम खाता है, क्या हो जाता? राम। राम ईट्स। हाँ, इसमें भी एस लगेगा, क्योंकि ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। समझ रहे हैं? तो यही है सारा खेल, कि यही सारी प्रैक्टिस है। तो आपको ना प्रैक्टिस जितनी करोगे, ये जो मैंने लास्ट में भी कराया, उतना ही जितनी प्रैक्टिस करोगे वो सारा रिमूव हो जाएगा आपका डाउट। सारी प्रैक्टिस, सब प्रैक्टिस का ही खेल है। समझ लो? तो यहाँ पे ये आपको स्क्रीन दिख रही है? जी सर। हेलो, हाँ, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस पता है कैसे करेंगे? जैसे आप सभी लोग सुने भाई ध्यान से, आप फ्री एंड एवरीवन। तो मान लीजिए यहाँ पे है सब्जेक्ट आई, तो आई के साथ तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, मतलब एस या एस नहीं लगता है। तो आप क्या किया करें प्रैक्टिस करने के लिए, कि जो सब्जेक्ट है ना, सिर्फ सब्जेक्ट, इसको चेंज कर करके किया करें। मतलब ऐसे करें, आई ईट, यू ईट, ये जिनके साथ एस या एस नहीं लगता है, आई ईट, यू ईट, वी ईट, दे ईट, राम एंड श्याम ईट, ठीक है। और जिनके साथ एस या एस लगता है, फिर उसके बारे में किया करें, ही ईट्स, शी ईट्स, राहुल ईट्स। एस जिनके साथ लगता है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना, फटाफट हो जाएगा। तो इसी को चेंज कर लिया करें। मान लीजिए ये है आई ईट, सब्जेक्ट बदलते रहे, यानी कि आई ईट, मैं खाता हूँ, वी ईट, हम खाते हैं, यू ईट, तुम खाते हो, ठीक है ना, इसमें भी एस नहीं लगना है। फिर अगर हो जाता दे ईट, वे खाते हैं, राहुल एंड राम ईट, राहुल और राम खाते हैं, इनके साथ एस एस नहीं लगना है। अगर मान लो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया कोई भी, तो फिर अब एस लगेगा, यानी कि ही ईट,
she eats, it eats, Rahul eats, है ना, everyone eats, everybody eats, वो भी सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उन सब के साथ एस या ईएस लगा रहा है। तो ये हर ये जो आपके लिए मैंने किया है कि हर चीज के साथ अलग अलग सब्जेक्ट ट्राई कर करके बोलोगे ना, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मान लो ये है शी सिंग्स, तो शी सिंग्स, ही सिंग्स, इट सिंग्स, राहुल सिंग्स, ये तो हो जाएगा एस लगने वाला। अब मान लो हो जाता है कि मैं गाता हूँ, तो ये मैं फिर बदल जाएगा ना, आई हो जाएगा, आई सिंग होगा, सिंग्स नहीं होगा, वहां पे एस रिमूव हो जाएगा। आई सिंग, यू सिंग, वी सिंग, दे सिंग, राहुल एंड राम सिंग। समझ आ रही है? ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके दिमाग में बन जाएगा कि कहाँ पे एस लगाना होता है, कहाँ पे नहीं लगाना होता है, और आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। क्लियर हो जाएगा फंडा। समझ आ गई बात? हाँ जी सबको? जी सर। हेलो, ओके जी सर। आज के लिए इतना ही, और ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा ताकि आप इससे प्रैक्टिस करें अच्छे से। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।